Dear students, our next lecture is about protection of carbonyl group of aldehydes and ketones. In this lecture, we will discuss about introduction to function group protection and function group deprotection. Important criteria or conditions for function group protection or merits of good protecting groups. Protection of carbonyl of aldehydes and ketones by using acetals and ketals and enol ether. First of all, introduction to function group protection and function group deprotection. Function group protection is also known as blocking, while function group deprotection is known as deblocking. It is one of the important part of organic synthesis. Function group protection is mostly required for polyfunctional molecules and during multi-step synthesis. This is required when the choice of selective reagent is not sufficient to stop the attack on other functional groups present in the polyfunctional molecules. फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शॉर्टकट FGP कहते हैं और फंक्शन ग्रुप डी प्रोटेक्शन को FGDP कहते हैं। जब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें मोस्टली जो स्टार्टिंग मटीरियल होता है या जो इंटरमीडिएट स्टेज पे कोई कंपाउंड बनता है फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले, उसमें आमतौर पर एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप मौजूद होते हैं। तो जब हम कोई रिएजेंट यूज़ करेंगे, अगर हम ये चाहते हैं कि उन फंक्शन ग्रुप में से कोई एक फंक्शन ग्रुप रिएक्ट करे, तो उसमें हमारे पास फिर दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि हम कोई ऐसा रिएजेंट यूज़ करें जो सेलेक्टिवली एक फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर दे और दूसरे के ऊपर वो इफेक्ट ना करे, यानी दूसरा जो फंक्शन ग्रुप है उसकी तरफ वो जो रिएजेंट है वो इनर्ट हो। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दूसरा फंक्शन ग्रुप जो है उस रिएजेंट के साथ बिल्कुल रिएक्शन ना करे या रिएजेंट उसके साथ रिएक्शन करने की सलाहियत ना रखता हो, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। इसको हम कीमोसेलेक्टिविटी कहते हैं। इसमें वो जो रिएजेंट होगा वो उन दो फंक्शन ग्रुप में से किसी एक के साथ ही एक वक्त में रिएक्ट करेगा, दूसरा फंक्शन ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा। सम टाइम ये होता है कि हमारे पास ये चॉइस मौजूद नहीं होती, यानी हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट नहीं होता, उसकी या तो अवेलेबिलिटी नहीं होती या कोई इस तरह फेवरेबल रिएजेंट हमारे पास मौजूद नहीं होता जो उन दो फंक्शन ग्रुप में से किसी एक को सिलेक्टिवली किसी एक के साथ सिलेक्टिवली रिएक्ट करे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस फंक्शन ग्रुप को हम बचाना चाहते हैं, यानी जिसके बारे में हम चाहते हैं कि ये रिएक्ट ना करे, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप हम लगा देते हैं कि जिसके साथ वो रिएजेंट रिएक्ट ना करे। तो फिर जब हम प्रोटेक्शन करते हैं, यानी उस फंक्शन ग्रुप को हम ब्लॉक कर देते हैं, उसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं, तो उसके बाद जो रिएजेंट जब आप यूज करेंगे तो वो जो प्रोटेक्टेड ग्रुप होगा, यानी जिसके ऊपर आप रिएक्शन करना चाहते हैं उसके ऊपर रिएक्शन हो जाएगा और प्रोटेक्टेड ग्रुप यानी जो उसको आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो सिलेक्टिवली जो है आप उस अपनी मर्जी के जो ग्रुप है उसको रिएक्ट करवा सकते हैं और दूसरा ग्रुप यहाँ पे अनअफेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आपने यूज की है दैट इज फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन। जब हमारा रिएक्शन उस ग्रुप के ऊपर कंप्लीट हो जाता है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर हम जो है वो फंक्शन ग्रुप डी प्रोटेक्शन करते हैं, यानी ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आसानी से रिमूव होने वाला हो। तो फिर हम उसको किसी ऐसे रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं कि उसमें वो फंक्शन ग्रुप जो होता है वो डी प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब उसका जो प्रोटेक्टेड ग्रुप होता है वो वहां से जो ग्रुप उसे ब्लॉक कर रहा होता है वो रिमूव हो जाता है और ओवरऑल इस फिनोमेना को हम डी ब्लॉकिंग भी कहते हैं। और हमारे पास वो जो ग्रुप हमने प्रोटेक्ट किया था अब वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन is required when a reaction is desired to occur at one of the two or more functional groups in a given organic compound. It is mostly required during function group interconversion. जब हम फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर रहे होते हैं, यानी एक ग्रुप को हम दूसरे ग्रुप में
कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें मोस्टली जो है जो रिएजेंट हम यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जिसका हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं उसमें एक से ज्यादा ग्रुप्स मौजूद होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि वो ग्रुप जो है वो किसी अनडिजायर्ड ग्रुप के साथ रिएक्शन, वो जो रिएजेंट है वो किसी अनडिजायर्ड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर ले। इसी सूरत में फिर हम जो है वो फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, ताकि जो है वो स्पेसिफिक जिस ग्रुप के साथ हमने रिएक्शन करवाना है वो उसी के साथ करे, जिस ग्रुप के साथ हम उसे रिएजेंट को रिएक्ट नहीं करवाना चाहते वो उसके साथ रिएक्ट ना करें। ड्यूरिंग सिंथेसिस इफ मोर देन वन चॉइस ऑफ अल्काइलेशन और साइक्लाइजेशन देन वन ऑफ द टू पोजीशंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड। यानी आमतौर पर जो है वो अगर आपके पास कहीं पे आप अल्काइलेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक से ज्यादा चॉइस है, या आप साइक्लाइजेशन कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो यानी जो एक से ज्यादा पोजीशन बन रही हैं, तो उनमें से आपने किसी एक पोजीशन को आमतौर पर ब्लॉक करना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि वो जो रिएजेंट है वो उस पोजीशन के साथ या उस फंक्शन ग्रुप के साथ रिएक्ट ना करे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आर जनरली यूज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कीमो सेलेक्टिविटी। अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे पास कीमो सेलेक्टिविटी फर्स्ट ऑप्शन होता है कि हम कोई ऐसा रिएजेंट यूज करें जो सिलेक्टिवली एक के साथ रिएक्ट करे दूसरे के साथ ना करे। जिस तरह हमारे पास जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो वो एस्टर ग्रुप के साथ आमतौर पर आसानी से रिएक्शन नहीं करता, जबकि वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास अगर कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाना चाहते हैं और एस्टर को बचाना चाहते हैं, तो हम वहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे जो कि सिलेक्टिवली एस्टर ग्रुप को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा अगर हम जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो वो एस्टर और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप को रिड्यूस करता है, इसलिए जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट होता है, क्योंकि वो सिलेक्टिव रिडक्शन करेगा। तो सम टाइम हमारे पास सिलेक्टिविटी का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, यानी हम जो है वो इस तरह का कोई रिएजेंट यूज नहीं कर सकते जो सिलेक्टिवली जो है वो किसी एक ग्रुप को रिड्यूस करे या किसी एक ग्रुप के साथ रिएक्ट करे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 4-ethyl ऑक्सोपेंटानोएट। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसमें एस्टर फंक्शन ग्रुप मौजूद है और कीटोन फंक्शन ग्रुप है, यानी कार्बोनिल ऑफ कीटोन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और दूसरा एस्टर ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास जो है हम इसकी रिडक्शन करना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं कि जिसमें जो कीटो ग्रुप है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो, यानी कीटो ग्रुप की रिडक्शन हो। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा? डिजायर्ड प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी एस्टर होगा, यानी ये इथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोएट अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे जो सेलेक्टिवली कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, और एस्टर ग्रुप जो होता है वो आमतौर पर उसके साथ ये सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट नहीं करता, यानी इसका रिएक्शन इसके साथ अनफेवरेबल होता है। तो इस वजह से ये सिर्फ कीटो ग्रुप क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एस्टर ग्रुप, तो कीटो के साथ यहाँ पे यानी कीटो की रिडक्शन ये आसानी से कर लेगा। तो अब यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, यानी एस्टर ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसा रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो सिर्फ कीटो को रिड्यूस करेगा, एस्टर जो उसको रिड्यूस नहीं करेगा। इस वजह से सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है इसको आमतौर पर हम कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट कहते हैं एंड इट इज अनएबल टू रिड्यूस एस्टर ग्रुप। सो यहाँ पे आपको एफटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कीमो सिलेक्टिविटी एप्लीकेबल है। कीमो सिलेक्टिविटी की बेस पे आप इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है यानी अगर हमारे पास जो है जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोक्सी कीटोन हो, यानी हाइड्रोक्सी कीटोन अगर हमें रिक्वायर्ड हो, तो ऐसी सूरत में
फिर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो वो इस कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और एस्टर ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा और आपका प्रोडक्ट ये होगा। जबकि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो एस्टर ग्रुप जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो एस्टर को अगर आपने रिड्यूस करना है तो फिर आप उसके लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज नहीं कर सकते। तो इस वजह से यानी यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो फेल हो जाता है। वो सिर्फ कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा यहाँ पे, या अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो अगर वो कीटो को रिड्यूस करेगा तो आपका प्रोडक्ट फिर ये होगा। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, अब प्रॉब्लम ये है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो एस्टर और कीटो ग्रुप दोनों को रिड्यूस कर देगा और आपके पास जो है वो एक डायोल बनेगा, यानी इधर भी OH आ जाएगा। अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो वो दोनों को रिड्यूस कर सकता है, यानी एट द सेम टाइम आपका कीटो भी रिड्यूस हो जाएगा और एस्टर ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे गौर करें तो आपको प्रोडक्ट ये चाहिए, दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करेंगे तो फिर भी आपका ये प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में भी ये प्रोडक्ट आपको हासिल नहीं होगा। यानी यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पे कोई भी ऐसा रिएजेंट आप आसानी से यूज नहीं कर सकते जो सेलेक्टिवली आपके एस्टर को जो है वो रिड्यूस कर दे और कीटो ग्रुप जो है वो आपका अनअफेक्टेड रहे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जो ऑप्शन होगा, यानी जो दूसरा ऑप्शन फिर आपने यूज करना है कीमो सेलेक्टिविटी के बाद जो आपको बताया, दैट इज फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन। उसके तहत आप इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कीमो सेलेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल, यानी इस कन्वर्जन में कीमो सेलेक्टिविटी एप्लीकेबल नहीं है, जबकि इस कन्वर्जन में कीमो सेलेक्टिविटी एप्लीकेबल है। सो इसके लिए आपको FGP रिक्वायर्ड है। FGP की बेस पे आप इस कन्वर्जन को यहाँ पे इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी एग्जांपल को इसका देखें कि हम प्रोटेक्शन के थ्रू किस तरह इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये हमारा टारगेट था। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इन रिएजेंट को आप यूज करके, यानी विदाउट प्रोटेक्शन आप ये काम नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन करके आप जो है वो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इस एग्जांपल में देखते हैं। यही आपका ये कंपाउंड यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें आप देखें कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये हमने बनाना है। अब ये वाला ग्रुप आपका जो है ना, ये आपके प्रोडक्ट में मौजूद है, यानी इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जबकि एस्टर ग्रुप आपके प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया OH ग्रुप में, मीन उसकी रिडक्शन हो गई। यहाँ पे आपका CH2OH बन गया। तो ये ग्रुप आपने रिड्यूस करना है और ये आपने प्रोटेक्ट करना है, तब जाके आपको ये प्रोडक्ट हासिल होगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट करेंगे, आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करें, आपको ये प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा विदाउट प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के थ्रू हम इस प्रोडक्ट को कैसे हासिल कर सकते हैं? याद रखिएगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है उसके लिए आमतौर पर जो कॉमन प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है वो एसीटाल और कीटाल होता है। अब एसीटाल किससे बनेगा? एसीटाल आमतौर पर एल्डिहाइड से बनता है और कीटाल जो होता है वो कीटोन से बनता है। यानी अगर आपका फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो फिर वो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा उसको हम एसीटाल कहेंगे। अगर आपका ग्रुप जो है वो कीटोन होगा तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम कीटाल कहेंगे। अब यहाँ पे चूंकि कीटो ग्रुप मौजूद है तो इस वजह से ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपका बनेगा उसको हम कीटाल कहेंगे। तो एसीटाल और कीटाल फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन करेंगे तो तब जाके हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस FGP स्टैंड्स फॉर फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन। कैसे करेंगे? इसके लिए चूंकि हम
कीटाल बना रहे हैं तो कीटाल के लिए आमतौर पर अल्कोहल यूज होता है। तो अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज करें। अगर मोनोहाइड्रिक यूज करेंगे तो फिर उसके लिए फिर 2 मोल अल्कोहल के आपको रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर आप डाइहाइड्रिक यूज करें तो मोस्टली इसके लिए डाइहाइड्रिक यूज किया जाता है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल 1,2-डायोल इसको कहेंगे। तो ये एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये जब इसकी प्रोटेक्शन करता है तो फाइनली आपके पास यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉर्म जो बनेगी, ये अब यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, कीटाल कहेंगे, यानी प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपका कीटाल हो गया। अब आपका फॉर टाइम बीइंग आपका कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो कीटाल में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में आप इस ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें तो वो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है कि वो एस्टर के साथ आमतौर पर रिएक्ट नहीं करता, वो फेवरेबल नहीं होता। तो ये रीजनेबल यील्ड आपको दे सकता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये इसके साथ रिडक्शन इसकी नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। तो अब इसके साथ इसकी रिडक्शन करेगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास फाइनली यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो ग्रुप है अभी स्टिल प्रोटेक्टेड है। आपका जो डिजायर्ड रिएक्शन था वो इस पोजीशन पे आपने रिएक्शन करना था, इसकी रिडक्शन करनी थी, इसकी रिडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने FGDP करनी है, यानी फंक्शन ग्रुप डी प्रोटेक्शन। ये जो ग्रुप आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है इसकी आप हाइड्रोलिसिस करें। एसिड की मौजूदगी में जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ग्रुप आपका जो है वो, यानी यहाँ पे इसकी डी प्रोटेक्शन हो जाएगी। जब कार्बोनिल की डी प्रोटेक्शन होगी तो अगेन आपको यही इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेगा और कार्बोनिल ग्रुप रिकवर हो जाएगा और आपके पास जो है वो इस तरह का टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। सो ओवरऑल आपका जो रिएक्शन है यहाँ पे वो आप उसको जो है वो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो वो 3 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में आपने FGP करनी है, यानी फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन। दूसरे स्टेप में आपने डिजायर्ड फंक्शन ग्रुप पर रिएक्शन करना है और तीसरे स्टेप में आपने फंक्शन ग्रुप जो प्रोटेक्ट किया हुआ था उसको आपने डी प्रोटेक्ट कर देना है। तो ओवरऑल 3 स्टेप में आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और कंडीशंस फॉर फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन और मेरिट्स ऑफ गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, यानी कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो आमतौर पर बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, और प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप किस तरह के होने चाहिए। द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी इजीली अवेलेबल एंड स्टेबल। डेफिनेटली हम जब प्रोटेक्शन करेंगे तो हमें एक जो है वो रिएजेंट दरकार होता है जो फंक्शन ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह प्रीवियस रिएक्शन में अगर आप देखें तो आपको जो है इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए और HCl गैस स्टेट में आप इसके साथ लेंगे, गैसियस HCl लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, यानी आमतौर पर एनहाइड्रस HCl हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। तो जब इसके साथ आप ओवरऑल ये लेंगे तो ये आपके पास रिएजेंट होगा इस प्रोटेक्शन के लिए। तो ये रिएजेंट जो है आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि ये फेवरेबल है FGP के लिए। दूसरा इसका मेरिट क्या है, द प्रोटेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी स्टेबल थ्रू आउट द रिएक्शन सीक्वेंस, यानी जो ग्रुप आपने प्रोटेक्ट किया है तो जब प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसे हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। लेट्स से आपने इसको प्रोटेक्ट किया है तो अब ये एसिटाल कीटाल ग्रुप है तो ये अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है that must be stable throughout the reaction sequence, यानी जब तक आपके उस डिजायर्ड ग्रुप के ऊपर रिएक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको स्टेबल होना चाहिए, यानी इसको रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर उससे पहले ये रिएक्शन करेगा, ये अनस्टेबल होगा, तो फिर आप इसे अच्छा रिएजेंट कंसिडर नहीं करेंगे जो इस तरह के ग्रुप बनाता है। ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, स्पेशली प्रोटेक्टिंग ग्रुप की बात हो रही है, वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप फेवरेबल नहीं होगा। तो आपने फिर कोई और फिर उसका प्रोटेक्टिंग ग्रुप बनाना होता है जो स्टेबल हो, यानी अनस्टेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप इस ग्रुप को देखें, ये आपके इस मीडियम के अंदर, यानी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरफ ये वाला जो ग्रुप है ये इनर्ट है, ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी ये स्टेबल है इसकी तरफ। A protecting group must be resistant
resistant to reagents which attack the unprotected functional groups। यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है दैट मस्ट बी स्टेबल, वो अनप्रोटेक्टेड ग्रुप के तरफ जो रिएजेंट है वो रिएक्शन उसका होना चाहिए, लेकिन रिएजेंट का आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो अनस्टेबल होगा, यानी वो रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, तो फिर उस डिजायर्ड पोजीशन पे फिर रिएक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ये अनदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि फिर वो जो प्रोटेक्टेड ग्रुप होगा वो जब रिमूव हो जाएगा उस रिएक्शन के दौरान, तो उसके ऊपर भी वो रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है, तो फिर आपको उस फंक्शन को प्रोटेक्शन का कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। After the desired reaction, a protecting group should be easily removed, deprotected from the function group R position। जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फंक्शन ग्रुप डीप्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, यानी आपका फंक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आसानी से रिमूव होने वाला हो, यानी आसानी से आने वाला हो, स्टेबल हो और आसानी से जाने वाला हो। It should be removed under conditions that do not affect other function groups or the stereochemistry of the product। यानी यहाँ पे जब आप प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली आपने कोई रिएजेंट यूज करना है, कोई कंडीशन आपने उसके लिए यूज करनी है। तो अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जो आपके दूसरे फंक्शन ग्रुप जो आपके कंपाउंड में जिनको आप रिएक्ट नहीं करवाना चाहते या आपके कंपाउंड में ओवरऑल मौजूद हैं, तो उनके साथ वो कंडीशन यानी वो रिएजेंट जो होते हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक तो उन ग्रुप को अफेक्ट नहीं करना चाहिए और स्पेशली उनकी जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर इन कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपकी FGP या FGDP की वजह से चेंज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी वजह से FGP FGDP की वजह से चेंज आएगी तो फिर हम इसको ये जो यहाँ पे आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं या डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं दैट विल नॉट बी फेवरेबल। प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन सिर्फ कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रोटेक्शन की बात करेंगे, यानी कार्बोनिल एल्डिहाइड को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद अल्कोहल्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को और एमाइन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ कार्बोनिल प्रोटेक्शन डिस्कस करेंगे और स्पेशली कार्बोनिल प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। The most common protecting groups used for protection of carbonyl of aldehydes and ketones are acetal and ketal। प्रीवियस एग्जांपल में हम कीटाल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि अब कीटो ग्रुप को हमने प्रोटेक्ट करना है तो हम यहाँ पे कीटाल यूज कर रहे हैं। तो कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के को प्रोटेक्ट करने के लिए आमतौर पर हम एसिटाल और कीटाल यूज करते हैं। अगर एल्डिहाइड होगा तो उसके लिए एसिटाल प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा और अगर कीटोन होगा तो उसके लिए कीटाल यूज होता है आमतौर पर। अदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स इंक्लूड इनोल ईथर। कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को आप डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप आप उनके लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप अवेलेबल होते हैं, बट मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंट जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं वो एसिटाल और कीटाल हैं। और इसके साथ साथ हम इनोल ईथर को भी डिस्कस करेंगे एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Acetals and ketals as protecting groups for aldehydes and ketones। अभी हम देखते हैं कि एसिटाल और कीटाल जो हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। Acetals and ketals are good protecting groups because these main ethers do not react with bases, reducing junk or oxidizing junk। आप जानते हैं कि ईथर जो है वो आमतौर पर इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन में ईथर जो है वो यानी फ्रीक्वेंटली ईथर जो है वो ऐसे सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो इनर्ट होते हैं, वो बहुत से रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। इस वजह से हम ईथर को एज ए सॉल्वेंट जो है वो फिजिकल टेक्निक्स के दौरान यानी सेपरेशन टेक्निक के दौरान भी यूज करते हैं, और इसके साथ साथ कोई केमिकल रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम ईथर को एज ए सॉल्वेंट
यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एसीटल और कीटल भी जो है वो ईथर ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये COC बॉन्ड बन रहा है, तो दिस इज एक्चुअली ईथर। तो ईथर जो होते हैं वो बहुत से रिएजेंट की तरफ स्टेबल होते हैं, बेसिस के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ नहीं करते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं करते। तो इस वजह से मोस्ट कॉमन जो रिएजेंट होते हैं वो यही होते हैं, ये बेस होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें जब आप FGDP कर रहे हैं तो आप फिर एसिड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं। डिफरेंट अल्कोहल्स कैन बी यूज टू मेक एसिटल्स एंड कीटल्स। इसके लिए आप मुख्तलिफ अल्कोहल यूज कर सकते हैं, यानी आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता इथाइलिन ग्लाइकोल, आप उसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल सच एज मिथेनॉल कैन रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म एसिटल और कीटल। अगर एल्डिहाइड होगा तो एसिटल बनेगा, कीटोन होगा तो कीटल बनेगा। अगर आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी मिथेनॉल यूज करेंगे तो फिर आपको 2 मोल रिक्वायर्ड होते हैं आमतौर पर 1 मोल ऑफ कार्बोनिल के लिए। Ketol or acetal can be made by treating aldehyde or ketone with single molecule of alcohol having 2 OH group, that is dihydric alcohol, यानी जिसको डायोल कहते हैं आमतौर पर। तो इसमें डायोल भी हो सकता है, ट्रायोल भी हो सकता है, फ्रीक्वेंटली डायोल यूज होता है। तो डायोल की एग्जांपल हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है और ट्रायोल की 1,3 डायोल इसे हम कहते हैं, दिस इज एक्चुअली डायोल आई पहले आएगा और बाद में 1,3 डायोल इज प्रोपेन 1,3 डायोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो यानी जिसमें 1,2 पोजीशन पे OH होता है, तो ये 1,2 की एग्जांपल है और 1,3 की एग्जांपल प्रोपेन 1,3 डायोल है। सो आपके पास ओवरऑल 2 ऑप्शन होते हैं कि आप मोनोहाइड्रिक भी यूज कर सकते हैं, डाईहाइड्रिक भी यूज कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक यूज करेंगे तो 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल ऑफ कार्बोनिल के लिए, और डाईहाइड्रिक यूज करेंगे तो 1 मोल रिक्वायर्ड होगा 1 मोल के लिए। Acetals or ketols are normally made by treating the mixture of alcohol and dry ether, that is water-free HC. It is not dry ether, it is dry HCl. यानी एसिटल्स और कीटल किस तरह बनाते हैं हम कि हमारे पास जो acetals and ketols are normally made by treating the mixture of alcohol and dry HCl or para-toluene sulfonic acid with carbonyl compound. एसिटल और कीटल प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए, यानी यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है यानी एल्डिहाइड और कीटोन है, तो उसको आमतौर पर जो है वो हम कंबाइन करते हैं मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और HCl के साथ, यानी अल्कोहल और HCl के मिक्सचर के साथ उनको हम ट्रीट करते हैं। तो HCl जो होता है दैट मस्ट बी ड्राई का यहाँ पे मतलब है कि वो वाटर फ्री होना चाहिए। तो फिर हम आमतौर पर इसको गैस स्टेट में यूज करते हैं, ज़ाहिर है वाटर फ्री जो HCl होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, तो उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। HCl एक एसिड है, तो उसके में आपके पास दूसरा ऑप्शन जो होता है वो है पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, उसको भी आप यहाँ पे HCl की जगह यूज कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन इसके अलावा भी एसिड्स की ऑप्शन होती है हमारे पास, लेकिन मोस्टली जो है वो ड्राई HCl या पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल एक्ट्स एज सॉल्वेंट एज वेल एज रिएक्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अल्कोहल है यानी जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल अब चूंकि आपका वो जो एसिटल और कीटल बनना है तो एक्चुअली अल्कोहल से ही बनता है, वो आप मोनोहाइड्रिक यूज कर रहे हैं या डाईहाइड्रिक यूज कर रहे हैं, वो उसी से आपका वो एसिटल और कीटल बनेगा। तो अल्कोहल एज ए रिएक्टेंट काम करता है। इसके अलावा उसी में रिएक्शन हो रहा होता है, जिस वजह से अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट भी काम करता है। देयरफॉर अल्कोहल मस्ट बी इन लार्ज एक्सेस, यानी जो अल्कोहल है उसको आपने ज़्यादा यूज करना है, उसको एक्सेस में होना चाहिए ताकि वो एज ए रिएक्टेंट भी आसानी से काम करे और एज ए सॉल्वेंट भी। एज दिस रिएक्शन इज कम्प्लीटली रिवर्सेबल, देयरफॉर ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल shifts equilibrium towards right favor the formation of acetal और कीटल। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एसिटल और कीटल होगा। एसिटल कीटल की फॉर्मेशन जो होती है वो आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इस वजह से अगर आप फेवरेबल वालों से बनाना चाहते हैं, यानी आप इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट मीन राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं, एसिटल और कीटल आप लार्ज अमाउंट में बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज द
ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल को आपने फिर ज़्यादा यूज़ करना है, तो वो रिएक्शन आपका फेवरेबल होगा। वाइल एडिशन ऑफ वाटर टू एन एसिटाल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाल और कीटाल शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर आप जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, वाटर ऐड करेंगे यहाँ पे, तो चूंकि जब आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो हमने कहा है कि ड्राई HCl हम यूज़ करते हैं, यानी वाटर फ्री होना चाहिए। वाटर अगर होगा तो चूंकि रिएक्शन आपका रिवर्सिबल ज़्यादा होता है फिर उसमें, तो इस वजह से वाटर फेवरेबल नहीं है। सो जब आप वाटर ऐड करेंगे तो जो एसिटाल और कीटाल है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपके रिएक्टेंट दोबारा बन जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम आपका जो है वो लेफ्ट साइड पे यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोबारा आपका वो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो वाटर को आपने ऐड करना होता है, आपने हाइड्रोलिसिस करनी होती है, लेकिन आपने अपना डिजायर्ड रिएक्शन कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपने रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब आप वाटर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने इसको ब्रेक करना है और आपने अगेन जो है वो इस कार्बोनिल ग्रुप को लेके आना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ हम 2 मोल जो है वो अल्कोहल के यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इथेनॉल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, यानी ये लेट्स से ये हमारे पास कार्बोनिल है तो इसकी हम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। तो प्रोटेक्शन के दौरान डेफिनेटली एसिटाल, अगर ये एल्डिहाइड है, यानी ये जो अगर R है आपका, तो ये R अगर आपके पास जो है वो H है, तो ये आपके पास फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट आपका होगा वो क्या कहलाएगा, एसिटाल। और अगर ये R कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा तो फिर ये कीटोन हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कीटान। तो 2 मोल ऑफ इथेनॉल जब आप इसके साथ ट्रीट करेंगे, और आपने इथेनॉल को एक्सेस में लेना है, ये तो आप स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो अगर आप देखें तो इसके लिए एक के लिए आपको 2 मोल चाहिए, लेकिन आपने इसको ओवरऑल एक्सेस में लेना है, तो इसको यानी आपने ज़्यादा लेना है। और आपके पास जो है वो जब आप इसकी ओवरऑल दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट कार्बोनिल, तो पहले एक इथेनॉल मॉलिक्यूल ऐड होता है, फिर दूसरा ऐड होता है, इसका मैकेनिज्म बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप फॉरवर्ड रिएक्शन भी जो है वो एसिड की मौजूदगी में आमतौर पर होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन भी एसिड की मौजूदगी में होता है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो वो भी एसिड मीडियम में ही होता है, और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो वो भी एसिड मीडियम में होता है। ओवरऑल यानी मीडियम इसका सेम रहेगा। और उसके बाद जो है वो जब आप अल्कोहल को यूज़ करेंगे, एक्सेस ऑफ अल्कोहल को, तो ओवरऑल फंक्शन प्रोटेक्शन के लिए आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास ये ओवरऑल अगर वो कीटोन है तो कीटाल, और एसीटोन है तो एसिटाल बन जाएगा, और साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी वाटर जो है वो आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। तो अगर आप अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे शिफ्ट होगा। अगर आप वाटर को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रिएक्टेंट वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो वाटर को अगर आप रिमूव करेंगे तो फिर भी आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि आपके फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट की बढ़ेगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल हो जाता है। इसी तरह वाटर को अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी वाटर की आप एडिशन करेंगे, तो फिर ओवरऑल आपका रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। तो वाटर की एडिशन आमतौर पर जब की जाती है तो उसमें फंक्शन को डी प्रोडक्शन हम कर रहे होते हैं, उसके लिए वो फेवरेबल होता है, और रिमूवल फॉरवर्ड को फेवरेबल करार दे रहा है तो वो FTP हम करते हैं फॉरवर्ड में। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ 5-hydroxy pentanal starting from ethyl 5-oxo pentanoate। ऑलरेडी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे हमने जस्ट ओवरऑल रिएक्शन देखा है, उसका मैकेनिज्म नहीं देखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो कार्बोनिल की प्रोटेक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, यानी ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले कीमोसेलेक्टिविटी की बेस पे अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देखें तो आपका एस्टर ग्रुप रिड्यूस हो रहा है और एल्डिहाइड ग्रुप अनअफेक्टेड है।
तो आप अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करेंगे तो वो इसको रिड्यूस कर देगा और आपका फिर यहाँ पे एल्डिहाइड का कार्बोनिल मौजूद आपके प्रोडक्ट में नहीं होगा, तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो वो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी, इसलिए आप डायरेक्ट ना तो सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं, ना ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। सो FGP इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने HCl यूज करना है। HCl का जो प्रोटॉन होता है वो ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन कर देता है, यानी कार्बोनिल को एक्टिवेट कर देता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है उसका कार्बन। उसके बाद जो है उसकी अगर आप रेजोनेंस करें तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, तो आपके पास जो है वो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो क्लोराइड को आप इस पॉजिटिव चार्ज के करीब लिख सकते हैं जो यहाँ से HCl से निकल रहा है। उसके बाद आपका जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके 2 लोन पेयर होते हैं, उनमें से एक लोन पेयर इधर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। ऑक्सीजन के जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोराइड इसके साथ ही यहाँ पे मौजूद होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये वाला भी बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ बन चुका है, तो इसके बाद ये प्रोटॉन शिफ्ट आप करेंगे। दिस इज एक्चुअली एच पॉजिटिव शिफ्ट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लें। प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन कहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, ये जाएगा इस ऑक्सीजन पे। अब ये गुड लीविंग ग्रुप बन गया क्योंकि इसको आपने निकालना है अभी, ये आपके उस कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन था, इसको आपने रिमूव करना है। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जब ये अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोराइड इसके करीब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने HCl निकालना है, यानी ClH के ऊपर अटैक करेगा तो HCl ओवरऑल यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास ये प्रोटेक्टेड, इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप बना है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे एल्डिहाइड को हम मेंशन कर रहे हैं तो ये एल्डिहाइड है, इट इज़ H, तो ये एसिटॉल होगा, यहाँ पे आप H लिख दें, दिस इज नॉट CH3, दिस इज H, ये आपके पास एसिटॉल होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो आपने इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी इसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हाइड्राइड डोनर होता है। तो इसमें एल जो है जब 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज और साथ लिथियम पॉजिटिव, ओवरऑल यानी साल्ट एसोसिएशन इसकी बन रही, इनकी आपस में बन रही है, ये LH4 नेगेटिव और Li पॉजिटिव। तो इसमें H नेगेटिव यानी ये जो हाइड्रोजन है विद इट्स इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है कार्बोनिल के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा यानी ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, तो लिथियम अब यहाँ पे आ जाएगा और एल्युमिनियम LH3 न्यूट्रल हो जाएगा। ज़ाहिर है एल्युमिनियम जब 3 बॉन्ड बनाए तो कोई चार्ज नहीं होगा, उसका चार्ज जिसने ख़त्म कर दिया, ये नेगेटिव फॉर्म इधर आ गया तो LH3 निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो उसने रिएक्शन किया तो ये आपका एक साल्ट टाइप इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद आप LH3 जो होता है, चूँकि ये लीविस एसिड है, अब इसके पास आफ्टर इसको कंप्लीट नहीं है तो इस पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यानी अटैक करेगा इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, तो ये यहाँ पे यानी ऐड हो जाएगा इसके ऊपर। तो अब एल्युमिनियम पे फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो लिथियम इसके साथ आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ये बॉन्ड आपका LH3 वाला ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से OET निकल जाएगा, यानी एल्युमिनियम LH3 जो है वो उसके साथ एक H की जगह ETO नेगेटिव ग्रुप आ गया और लिथियम उसके ऊपर एल्युमिनियम पे नेगेटिव लिथियम पे पॉजिटिव, यानी ये कंप्लीट ये कंपाउंड आप इंटरमीडिएट कंपाउंड कह सकते हैं, ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ से निकल रहा है। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आपने H लगाना है सबके साथ, यहाँ पे H मौजूद है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास ये वाला जो आपका ग्रुप है इसके ऊपर यानी ये एस्टर से किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में, यानी जब आप एस्टर को रिड्यूस करते हैं तो पहले वो एल्डिहाइड में चेंज होता है। अब चूंकि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो इतना स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है कि वो एल्डिहाइड की स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप नहीं होने देता, आपका रिएक्शन फर्दर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और वो फिर आपका एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पे LH4 जो है H नेगेटिव फर्दर इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन नेगेटिव जो है उसके साथ लिथियम आयन उसके साथ चला जाएगा और यहाँ से इसी तरह ये वाला स्टेप यहाँ पे रिपीट हुआ है, ये स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया है, ये रिपीट हुआ है। तो LH3 यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास जो है वो LH3 आपने निकाल दिया, तो
इसकी आपने फर्दर इसको H2O के साथ आपने ट्रीट करना है। यानी यहाँ पे ये जो आपका दूसरा हाइड्रोजन आपने ऐड किया, तो अब चूंकि इसकी ओवरऑल 2 हाइड्रोजन ही ऐड होंगे इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे अगर आप देखें तो CH2 ग्रुप आपका बनता है। तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए आपके पास, और फर्दर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड, आप इसमें वाटर यूज करेंगे, तो वाटर जो है वो प्रोटॉन इसको दे देगा, तो इसका OH यहाँ से निकल जाएगा, यानी लिथियम OH के साथ LiOH बनाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास जो AlH3 है यहाँ पे जो बन रहा है, और LiOH, ये अगर आप उसमें मिल जाएं तो ये वाला प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं बाई प्रोडक्ट के तौर पर, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये वाला आपका बाई प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका अल्कोहल बन चुका है यहाँ पे, यानी जो इसकी रिडक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्रोटोनेशन करनी है। क्योंकि इस ग्रुप को अभी हमने डी प्रोटेक्ट करना है, तो इसकी प्रोटोनेशन उसी तरह आप यानी रिवर्स आएंगे आप उस मैकेनिज्म के, जब आपने प्रोटेक्शन की थी तो प्रोटोनेशन हो गई, तो अब ये बॉन्ड आपका जो है ना वीक हो जाता है। उसके बाद ये वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरफ, ये आप देख सकते हैं। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, वाटर पे ऑक्सीजन पे यहाँ पे जब ये अटैक करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उससे फिर हम एक H पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं। यानी ये 2 स्टेप यहाँ पे कंबाइन आपको दिखाए गए हैं। पहले वाटर को अटैक करवाएंगे, तो फिर वाटर के 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में आपने निकाल देना है, यानी यहाँ पे हम दूसरे स्टेप में निकाल रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये OH बन जाएगा। नेक्स्ट आपने फर्दर इसकी प्रोटोनेशन करनी है। जब इसकी प्रोटोनेशन करेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, और आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ से निकल जाएगा। ये इसके साथ आप माइनस लिख लें, यहाँ पे आप माइनस लिख लें, ये यहाँ से निकलेगा। और उसके बाद दूसरे स्टेप में चूंकि यहाँ पे OH पॉजिटिव होगा तो फिर इसका H भी निकलेगा, यानी ये भी निकलेगा और साथ H भी निकलेगा। ये 2 चीज़ें माइनस हो रही हैं, यानी यहाँ से निकल रही है, माइनस इथाइलिन ग्लाइकोल और माइनस H पॉजिटिव, ये भी रिएक्शन जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पे H आपने लगाना है। इन सब में एक्चुअली ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह। ओवरऑल आपने रिएक्शन तो 3 स्टेप में किया है। पहले आपने FGP की है, फिर उसके बाद आपने डिजायर्ड पोजीशन पे रिडक्शन की है, उसके बाद आपने FGDP की है। तो FGP का भी मैकेनिज्म आपने देख लिया और FGDP का मैकेनिज्म भी, बल्कि FGP का मैकेनिज्म भी मौजूद है, रिडक्शन का भी है, और उसके साथ साथ FGDP का, तीनों स्टेप का मैकेनिज्म इस एग्जांपल के अंदर मौजूद है। Example number 2. Synthesis of 5-hydroxy 5-phenyl pentanol starting from 4-bromobutanol. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो रिएक्टेंट जो आपके पास मौजूद है वो एक ब्रोमो एल्डिहाइड है, और दिस इज एक्चुअली 4-bromobutanol। तो इसको आप 5-hydroxy 5-phenyl pentanol में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके इस कार्बन ने यहाँ पे जो है ना, ये कार्बन आपका जो है वो, अगर इस एल्डिहाइड को अगर आप देखें तो ये कार्बन और ये आपके सेम कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब Br को आप निकालते हैं, अगर आप इसकी रेट्रो करें तो ये वाली जो आपकी पोजीशन है, ये नेगेटिव सिंथोन आपका बन रहा है, यानी यहाँ पे आपका नेगेटिव सिंथोन बनेगा। इसका मतलब है कि इसकी यहाँ पे इसकी रेट्रो करेंगे, तो ये नेगेटिव सिंथोन बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आपका सिंथोन है ये किससे आएगा, ये कार्बोनिल से आएगा। कार्बोनिल मीन इट विल कम फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड से आएगा। और ये पार्ट आपका नेगेटिव अगर बन रहा है तो इट विल कम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो इसको Mg ईथर के साथ मिलाते हैं और इसका ग्रिग्नार्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे फिर ये इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा, यानी साइक्लाइजेशन इसकी हो जाएगी। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगी, आपके पास ये साइकिल बन जाएगा इसके अंदर। अगर आप देखें तो 1 2 3 4, ये 4 मेंबर रिंग बनने के आपके पास चांसेस होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है वो फिर इसका मतलब ये है कि दैट इज नॉट स्टेबल टुवर्ड्स दिस एल्डिहाइड,
In other word, we can say that this aldehyde is reactive towards Grignard reagent. So अगर आपने Grignard बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट प्रोटेक्ट दिस ग्रुप. अगर आप इसकी प्रोटेक्शन करेंगे तब जाके आपको ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल हो सकता है. इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले FTP आप करेंगे. उसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ मिलाएं ड्राई HCl के साथ. तो जब आप इसकी प्रोटेक्शन करेंगे तो आपके पास इसका एसिटॉल बन जाएगा. नाउ दिस इज एसिटॉल ग्रुप. उसके बाद आपने इसको मैग्नीशियम ईथर के साथ मिलाना है तो ये ग्रिग्नार्ड में चेंज हो जाएगा. यानी ज़ाहिर है ये अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट आपका आ रहा है तो ये MgBr इधर बन जाएगा तो ये आपके पास ग्रिग्नार्ड में चेंज हो जाएगा. उसके बाद आप इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ. तो ये अब अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड. अब इस पर कोई मसला नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं कर सकती. ये बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा ये वाला नेगेटिव कार्बन. और जब इसकी हाइड्रोलिसिस, पहले इसका रिएक्शन करवाएंगे, साल्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस, फिर इस साल्ट की हाइड्रोलिसिस आपने करनी है तो आपके पास यहाँ पे OH बन जाएगा. अब चूंकि जब आप इस साल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब हाइड्रोलिसिस यहाँ पे भी हो जाएगी. यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस होगी और इसके साथ साथ यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि FGDP के लिए भी वही कंडीशन है जो आप इसके लिए यूज करेंगे. तो जब आप इस ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करेंगे ये OH में चेंज हो जाएगा और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, यानी एल्डिहाइड का कार्बोनिल यहाँ पे बन जाएगा. तो हाइड्रोलिसिस आप फिर दोनों की एक ही स्टेप में आपने शो करनी है, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि दोनों की हाइड्रोलिसिस ओवरऑल हो रही है. तो इसमें आपका जो यानी यहाँ पे जो OH ग्रुप आना है वो भी आ जाएगा और आपका FGDP भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ओके. If carbonyl of aldehyde group in this molecule is unprotected, यानी अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट अगर इसका ग्रिग्नार्ड बना लें तो अगर इसको प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखें और डायरेक्ट यहाँ पे बना लें विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, देन दिस बॉन्ड कैन अटैक एट एल्डिहाइड कार्बोनिल टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट. साइक्लाइजेशन काज हो जाएगी उसकी. तो इस वजह से ये फंक्शन को प्रोटेक्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, उसकी बेस पे आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. यानी इस रिएक्टेंट से ये टारगेट मॉलिक्यूल आप हासिल कर सकते हैं. एग्जांपल नंबर 3, सिंथेसिस ऑफ 2-ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइल methyl acetate स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइल टू ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट. This is our reactant or starting material and this is our product. ये product है. अगर आप इस product को देखें तो ये आमतौर पर इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे इस product की आपने इसकी रेट्रो अगर आप करें तो यहाँ पे आपका अल्कोहल बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट आपका यानी यहाँ पे इसकी रिडक्शन और फिर उसकी एसाइलेशन से हासिल होता है ओवरऑल. यानी इसमें 2 स्टेप होते हैं. सबसे पहले हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है यानी CH2OH बन जाएगा. उसके बाद हम उस अल्कोहल की एसाइलेशन करेंगे तो आपके पास ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा. अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जब आप इसकी डेफिनेटली आपने इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो पहले आपने रिडक्शन करनी है. तो जब आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन के लिए आप अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उसका यानी रिएक्टिविटी कम होती है, वो उसके साथ तो रिएक्ट कर लेगा लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा. जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आप यूज़ करेंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो आमतौर पर दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है. यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो रिएक्ट कर लेता है, उनके तरफ वो रिएक्टिव होता है लेकिन वो एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको कहते हैं वो कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है. लेकिन यहाँ पे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपने इस ग्रुप को जो है वो रिड्यूस करना है तो इसके साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता. तो इसके लिए आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे. तो वो अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर आप इसकी भी रिडक्शन हो जाएगी और इसकी भी, जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में ऑलरेडी आपको बता दिया है. तो इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे फंक्शन को प्रोटेक्शन. वही मीडियम आपने यूज़ करना है, इसका कीटॉल बन जाएगा चूँकि ये कीटोन है. उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप यूज़ करें, इसकी रिडक्शन करें, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा. मैकेनिज्म प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी हमने एग्जांपल नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है इसका कि ये कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. उसके बाद आप इसकी
वो एसाइलेशन कर लें, यानी ऑक्सीजन पे एसाइलेशन होगी। यहाँ पे पायरिडीन की मौजूदगी में आप रिएक्शन करेंगे, क्योंकि जो HCl बनेगा, पायरिडीन जो होता है वो उस HCl को जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यानी HCl को डिस्पोज ऑफ यहाँ पे आप कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो पायरिडीन चूँकि बेस है तो इधर से प्रोटॉन निकालने में भी वो ओवरऑल हेल्पफुल होता है, यानी इसको फिर गुड न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और ये आसानी से HCl को रिमूव करेगा और आपका ये एसाइलेटेड प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा। उसके बाद आपने FGDP करनी है, यानी फंक्शन ग्रुप डी प्रोटेक्शन। तो आमतौर पर एसिड की मौजूदगी में हम करते हैं, तो इसमें एक्वास्टार्टारिक एसिड भी आप यूज़ कर सकते हैं या यानी वाटर के साथ। तो ओवरऑल हाइड्रोलिसिस आप इस ग्रुप की करेंगे, वही मैकेनिज्म होगा हाइड्रोलिसिस का, और आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, synthesis of 4-hydroxy 4,4-diphenyl-butane 2-on from ethyl 3-oxobutanoate। यहाँ पे आप देखें, this is our reactant or starting material and this is product। इससे हम ये बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पोजीशन के ऊपर रिएक्शन हुआ है और इस पोजीशन के ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पोजीशन पे आमतौर पर कौन रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है, यानी इसकी अगर आप रेट्रो करें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो कि ये वाला जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो इस रिएक्टेंट से बनेगा। तो ये किस तरह बन रहा है, यानी ये कन्वर्जन कैसे हुई है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की एडिशन से ये वाला प्रोडक्ट आपको हासिल होता है। क्योंकि इसमें ये एस्टर है तो एस्टर में पहले उसकी एडिशन होगी तो कीटोन बनेगा, फिर उसमें फर्दर एडिशन होगी तो वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी, यानी ये टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड से होती है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन यानी इसकी प्रोटेक्शन किए बगैर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करेंगे, दैट विल आल्सो अटैक एट दिस कार्बोनिल ऑफ कीटोन, बल्कि ये कार्बोनिल ऑफ कीटोन मोर रिएक्टिव है टूवर्ड ग्रिग्नार्ड रीजन। इसकी रिएक्टिविटी एस्टर से भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, इस वजह से इस पे एडिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फिर फेवरेबल नहीं होगा। तो इसके लिए आप ज़रूरी होगा कि आप इसको पहले प्रोटेक्ट करें और फिर आप ग्रिग्नार्ड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओवरऑल हम इसको एसीटो एस्टेक एस्टर भी कह सकते हैं, ये बीटा कीटो एस्टर भी कह सकते हैं। तो इसकी आप FGP करेंगे, फंक्शनल प्रोटेक्शन, ये कीटोन है तो कीटाल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसको 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे। पहले यहाँ पे ओवरऑल जो है फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, OET निकल जाता है इसमें से। एस्टर का ऑलरेडी रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, एस्टर जब हम अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं एस्टर से, तो इसमें जब पहले आप अटैक करवाएंगे OET यहाँ से ओवरऑल निकल जाएगी, यानी ETOMGBr यहाँ से ओवरऑल निकलता है, फिर उसका कीटोन बनेगा। फिर उस कीटोन के साथ चूंकि फर्दर कीटोन मोर रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स ग्रिग्नार्ड, तो एक और मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड का अटैक करेगा और 2 फिनाइल यानी यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये एक सॉल्ट टाइप बन जाएगा। फिर चूंकि ये भी सॉल्ट है और इधर भी आपके ये इसकी हाइड्रोलिसिस आप करके OH हासिल कर सकते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करें, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला ग्रुप आपका दोबारा कीटो ग्रुप बन जाएगा, यानी कीटोन ग्रुप रिकवर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास जो है लेट्स है एक मॉलिक्यूल है और उसमें जो है वो कीटो ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप किसको आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कार्बोनिल ऑफ कीटोन। इसमें 2 मेन रीजन होते हैं, एक स्टेरिक इफेक्ट होता है, यानी ये मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कार्बोनिल ऑफ कीटोन जो होता है वो फेवरेबल नहीं होता, कार्बोनिल ऑफ एल्डिहाइड फेवरेबल होता है। एक इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट होता है, यानी कीटोन में स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होते हैं, तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसको वो कम कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। जिस तरह ये मिथाइल है तो इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन डोनेटिंग और विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रखता, तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। और इसमें स्टेरिक इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें स्मॉलर ग्रुप लगा हुआ है, इसमें उसके मुकाबले में लार्जर ग्रुप होता है। तो इस वजह से ओवरऑल आपका जो कीटो ग्रुप होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड ग्रुप।
तो जाहिर है आप जब प्रोटेक्शन करते हैं तो आप डायोल यूज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड पे इजी होता है एज कम्पेयर टू कीटो ग्रुप। सो प्रोटेक्शन के लिए जब आप प्रोटेक्शन करेंगे तो प्रोटेक्शन यहाँ पे फेवरेबल होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे ये वाले प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो है वो इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं और इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको वो डिजायर्ड पोजीशन पर प्रोटेक्शन नहीं होगी। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद इनोल ईथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इनोल ईथर को भी एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप आमतौर पर हम यूज कर सकते हैं और कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए इसको हम यूज करते हैं, स्पेशली कार्बोनिल ऑफ कीटो। सेंसेस ऑफ ये सेंसेस दो बार लिखे गए, इसको एक को आप यहाँ पे स्किप कर लें। सेंसेस ऑफ 3-हाइड्रोक्सी cyclohexanone starting from cyclohexane 1,3-dione. This is our reactant starting material and this is product. तो यहाँ से इसको आप इसमें जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप चेंज देखें, इसमें चेंज क्या आई है। इसमें ये कार्बोनिल आपका जो है वो OH में कन्वर्ट हुआ, इसकी रिडक्शन हो गई और ये रिड्यूस नहीं हुआ, यानी ये अनअफेक्टेड है। तो अब ये आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें अगर आप डायरेक्ट कोई इस तरह का रिएजेंट यूज करेंगे रिडक्शन के लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डेफिनेटली आप यूज करेंगे या सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करेंगे, तो वो दोनों इसमें इसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी सिलेक्टिवली किसी एक के साथ आप रिएक्शन उस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इसकी करेंगे टाटोमेराइजेशन। टाटोमेराइजेशन आप करेंगे तो आपका ये वाला जैसे आप टाटोमेराइज कर रहे हैं तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है और जो यानी ये वाला बॉन्ड आपको उधर से हाइड्रोजन ले लेता है और उधर जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, तो आपका ये इनोल बन जाएगा। ये आपके पास इनोल है, तो कीटो इनोल टाटोमेरिज्म है यानी यहाँ पे। उसके बाद ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक होता है, इट इज़ हाईली एसिडिक। उसकी वजह क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और रेजोनेंस के थ्रू भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपने डाइजोमीथेन के साथ इसे ट्रीट करना है। अब डाइजोमीथेन क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली सोर्स ऑफ कार्बीन, यानी ये जो CH2 है, आप डाइजोमीथेन को अगर आप इसकी फ्रेगमेंटेशन करें, इसको ब्रेक करें तो इससे आप CH2 कार्बीन और N2 नाइट्रोजन न्यूट्रल फॉर्म में निकलता है, तो ये कार्बीन डोनर आप इसे कह सकते हैं, ये कार्बीन का सोर्स है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, जाहिर है जब आप CH2 को यूज़ करेंगे तो इस OH में CH2 की इंजर्शन हो जाती है, इसे हम OH इंजर्शन कहते हैं। तो इसके अंदर जब CH2 आएगा तो डेफिनेटली उस C का बॉन्ड डायरेक्ट किसके साथ फिर बनेगा, इधर से ऑक्सीजन के साथ, और दूसरी तरफ से उसका बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो ऑलरेडी C के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जब उसके साथ एक हाइड्रोजन इधर से भी आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ये H की जगह पे आपका ग्रुप बन जाएगा CH3। कैसे बना, CH2 यहाँ से आया और H यहाँ पे मौजूद है, तो ओवरऑल इंसर्शन से आपके पास CH3 बन जाएगा, N2 यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद इसकी आपने यानी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टाटोमराइजेशन आपने जो की है किसके लिए की है, FTP के लिए की है आपने, आप फंक्शन को प्रोटेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आप चूंकि ये ईथर ग्रुप बन गया, तो अभी हमने बात की है कि ईथर जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, इसकी रिडक्शन हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटेक्टेड फॉर्म में। जब इसकी रिडक्शन होगी तो उसके बाद आपने इसकी डी प्रोटेक्शन करनी है, तो बहुत सिंपल है, जस्ट हाइड्रोलिसिस करें इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डेफिनेटली अगेन आपके पास जो है ना वो यहाँ पे OCH3 की जगह आपके पास जो है वो OH आ जाएगा, और उसके बाद आपकी जो कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, यानी ये आपके पास फिर कीटो फॉर्म में दोबारा आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, और इस तरह जो है वो डी प्रोटेक्शन जो है वो इसकी आप करेंगे, और एंड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे डी प्रोटेक्शन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक पोजीशन पे जो OH ग्रुप है, दूसरे पे कार्बोनिल, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो है ये रिड्यूस हुआ है और ये रिड्यूस नहीं हुआ है, इसको हमने रिडक्शन से यहाँ पे बचाया है, यानी इसकी रिडक्शन नहीं हुई है, इसकी रिडक्शन हो चुकी है यहाँ पे। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू।